ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव सच पूछिए तो सिर्फ खान के मुकदमा के डर के कारण नेपाल में भागे हुए थे और खबर आती है कि प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं है। प्रथम दृष्टता दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि प्रिंस यादव के बॉडी पर आंख के ऊपर कट का निशान है और उसका एक फोटो भी सामने आया है जिसमें यह सब कुछ स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है तथा प्रिंस यादव को जहर देने की आशंका जाहिर की जाती है, लेकिन कुछ ऐसा पहली नजर में देखने पर मालूम पड़ता है। अब आगे क्या होगा वो तो बात की बात है। नेपाल पुलिस की तरफ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इधर खान की कोचिंग पर आज पुलिस जाती है और नोटिस चस्पा करके आती है तथा खान के कोचिंग की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। अब कौन सा नोटिस चस्पा किया गया है इसके बारे में बताएंगे और प्रिंस यादव के बारे में अब तक जो जानकारी आई है वह सब कुछ आपको बताएंगे और आखिरी रात को प्रिंस यादव के साथ क्या हुआ इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बात पर बड़ी हंसी आती है कि एक शिक्षक जो ना गोली चलवाता है और ना लड़ाई करने के लिए बाहर निकलता है वह जेल में है और उसका छोटा भाई दुनिया छोड़कर जा चुका है और जिसके ऊपर सारे आरोप हैं, तथ्य उसके खिलाफ है, वह अपने रुतबे के भरोसे आराम से एसी में बैठा हुआ है। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं प्रिंस यादव से। प्रिंस यादव ज्ञान बिंदु के लिए कितना जरूरी था, सबसे पहले आप यह जानिए, समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान बिंदु के मैनेजिंग टीम का पूरा काम प्रिंस यादव ही देखा करते थे और प्रिंस यादव के बिना कोचिंग को उसी सहजता के साथ चला पाना एकदम असंभव है। पूरे पटना में खान के कोचिंग को टक्कर देने वाला एकमात्र ज्ञान बिंदु ही था, लेकिन अब खान को इस बात के लिए बधाई कि उसने उस अंतिम किले को भी तोड़ दिया है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि प्रिंस यादव को खान ने खत्म करवा दिया, लेकिन प्रिंस यादव नेपाल भागकर क्यों गया? वो इसलिए गया था क्योंकि खान के द्वारा मुकदमा कराया गया था और जो खान गोली चलवाता है वह तो आराम से बाहर था, लेकिन प्रिंस को भागना पड़ा था और इस लड़ाई का परिणाम ही है कि प्रिंस यादव इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर खान सच में किसी दूसरे को फंसाने की नीयत से काम नहीं करता तो फिर प्रिंस यादव को नेपाल भागना ही नहीं पड़ता और जो तमाम कॉन्स्पिरेसी कहानियां चल रही हैं उन तमाम कहानियों की जरूरत पड़ती ही नहीं। सुनिए एक और बात, खान पटना में बहुत कोचिंग संस्थानों को खत्म कर चुका है, यानी कि या तो वो अपने साथ उसको मिला चुका है या फिर उसके कारण वो लोग बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। ज्ञान बिंदु इकलौता था जो अभी तक डट कर खड़ा था, लेकिन अब ज्ञान बिंदु शायद खड़ा नहीं रह पाएगा और खान अब पटना के कोचिंग इंडस्ट्री का इकलौता मालिक बन चुका है, बेताज बादशाह जिसको कहते हैं, कुछ उस टाइप का। तथा उसका प्रभाव देखिए कि बड़े बड़े लोग उसके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, एक बात और समझिए कि खान आपको लगता है गरीब बच्चों को पढ़ाकर पुण्य कमा रहा है और चैरिटी कर रहा है, तो सुनिए वह 100 करोड़ से ज्यादा रुपया सालाना कमा रहा है और इतना रुपया चैरिटी करने से तो नहीं आता है। मतलब हम 100 रुपये में ही पढ़ा रहे हैं, हम 200 में ही पढ़ा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारे देश का गरीब पढ़ पाए, हमारे क्षेत्र का गरीब पढ़ पाए। तो पैसा 100-100 करोड़ आ कहां से रहा है, इसके बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे और डेटा हमने अंदाजन बताया है, कोई लिखित तौर पर एग्जैक्ट कागजी डेटा नहीं है, लेकिन जो जीएसटी जमा हुआ है वो ही करोड़ों का है, तो इसका मतलब उतना कमाई भी हो रहा होगा। लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे और आपके समझने के लिए यह पर्याप्त है। अब प्रिंस यादव की कहानी पर वापस आइए। नेपाल में विराटनगर नाम का एक जगह है, नेपाल में पड़ता है, एक शहर है, छोटा सा शहर। लोग भारत से जाते हैं नेपाल में विराटनगर में घूमने वगैरह। अब विराटनगर के एक होटल में प्रिंस यादव कई दिनों से रुके हुए थे। क्यों रुके हुए थे? क्योंकि बिहार पुलिस हो सकता था कि प्रिंस यादव को भी गिरफ्तार कर लो, चूंकि मुकदमा में नाम था तो गिरफ्तार होते ही होते, इसलिए वो भागे हुए थे। नेपाल में कई दिनों से रह रहे थे, रोज की तरह वो उस रात को भी जाते हैं, होटल में रुकते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो उनके लिए सुबह नहीं होती। इसके बाद से जो पूरी की पूरी खबर थी वो खबर निकल करके सामने आ जाती है। अब पटना में क्या क्या हुआ आप जरा वो समझिए। खान के कोचिंग पर पुलिस जाकर नोटिस चस्पा करती है। किस बात का नोटिस चस्पा करती है? तो खान के कुछ सहयोगी हैं जिनको पुलिस बार बार बुला रही है कि आओ, सीसीटीवी फुटेज का जो साक्ष्य है वो साक्ष्य दो, पूछताछ के लिए बुला रही है कि उनसे कहानी सुनी जाए कि उनकी मनगढ़ंत कहानियां क्या है, उनके तरफ से सही की कहानियां क्या है, उन तमाम तथ्यों को परखा जाए, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे और इसके बाद से जाकर के नोटिस चस्पा करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि खान के सहयोगियों के लिए नोटिस चस्पा हो, खान के सहयोगियों को पुलिस पकड़े, खान के सहयोगियों को पुलिस कहीं से गिरफ्तार कर ले। लेकिन असल महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि अगर एक शिक्षक
जिसके ऊपर आरोप नाम मात्रा के बराबर है, मतलब एक नाम मात्रा का आरोप है कि हाँ झगड़ा में वो शामिल रहा। इससे ज्यादा आरोप नहीं है कि उसने गोली चलवाया वगैरह वगैरह कुछ भी। वो जेल में है कई दिनों से। उसका एक और भाई जो है छोटा भाई, वो दुनिया छोड़कर जा चुका है, इसी झगड़े की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि इसी झगड़े के कारण सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। अब लेकिन दूसरा पक्ष आप देखेंगे तो नोटिस चस्पा हो रहा है वह भी सहयोगियों पर, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जिसके बारे में तमाम उसके ही बॉडीगार्ड्स के बयान उसके खिलाफ हैं कि हाँ उसके कहने पर हमने गोलियां चलाई। उस व्यक्ति को पुलिस नहीं पकड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से लोग होंगे, कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा, तब वो बचा हुआ है। एक और बात हम महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहे हैं, जो ज्ञान बिंदु वाले सर हैं उनकी गलती ये है कि वो यादव हैं और लालू प्रसाद यादव का किया धरा आज वो भुगत रहे हैं। अब क्यों, आप समझिए। राजनीतिक तौर पर हम सही बता रहे हैं कि अगर खान के सामने कोई दूसरा रहता तो खान अब तक नहीं बचा रहता, या फिर खान बचता तो वो दूसरा पक्ष भी बचा रहता। लेकिन इस मामले में बेहद आसान था कि एक पक्ष को पकड़ा जाए, उसको जेल के अंदर डाला जाए। और ये तमाम चीजें हम किसी आधिकारिक पुष्टि पर नहीं कह रहे हैं, कोई ये किताब में नहीं लिखा है, बल्कि आसपास जो चीजें दिख रही हैं, जिससे हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को बता रहे हैं। बाकी अब प्रिंस यादव का मामला नेपाल में है, नेपाल के होटल में हुआ है। नेपाल की पुलिस जांच करेगी, वो रिपोर्ट देगी, वो रिपोर्ट बिहार पुलिस के हवाले आएगा। उसके बाद से क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है, और भविष्य के गर्भ में जो चीजें हैं उसके बारे में इस वक्त पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो अब तक हुआ है, हमने वो कहानी आपको बताई है। प्रिंस यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो नेपाल गया, कुछ लोगों के साथ गया। नेपाल में जाकर के प्रिंस लगातार रुका हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकदमा में नाम था। वो इसीलिए प्रयास कर रहा था कि जब तक मुकदमा शांत नहीं होता तब तक वहीं रहेगा। और आमतौर पर जो भारत में यूपी बिहार वाले, जो पूर्वांचल वाले, बिहार वाले, नेपाल बॉर्डर के साइड के लोग हैं, उनको मालूम होगा कि आमतौर पर जब कुछ ऐसा होता है, या बड़े बड़े अपराधी भी ऐसा करते हैं कि अगर यूपी में कोई मुकदमा हो गया, बिहार में मुकदमा हो गया, फाइल खुल गया, तो वो धीरे से नेपाल चले जाते हैं। दूसरे देश में जाने के बाद वो एकदम सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो यूपी पुलिस होगी, बिहार पुलिस होगी, भारत की पुलिस होगी, वो अचानक नहीं पहुंच सकती है। वो वहां पर जाकर के अचानक से कार्रवाई नहीं कर सकती, उसको पकड़ नहीं सकती है, इसलिए उनके लिए आसान होता है। और प्रिंस यादव भी इसीलिए गया था, यह बात सच है। लेकिन फिर भी प्रिंस यादव के वहां पर जाने के पीछे का कारण तो यही था कि खान के द्वारा मुकदमा, और मुकदमे में एक तरह से अपने तरफ से पूरी कोशिश कर देना कि उस पक्ष को फंसाया जाए, एक पक्ष को फंसा करके जेल भेजा जाए, उसको बर्बाद किया जाए, और इसी कारण प्रिंस वहां तक गया था। बाकी अब तक की जो कहानी थी, हमने वो कहानी आप तक पहुंचाई है। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी बातचीत करें, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।